वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। ये मैं एक्चुअली रिव्यू करा रहा हूँ कि इसमें आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम से समझा रखा है यार, क्योंकि पहले बताना ज़रूरी है ना कि किस तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब ये मतलब एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है, डायग्राम की मदद से जो है ये टॉपिक समझाए हुए हैं, तो सही रहता है ना यार। चलो अब शुरू करेंगे हम चैप्टर को ना। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक और लाइफ प्रोसेस है। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, अब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली हमें देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर ना, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनमें किस तरीके से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कोई चीज़ बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो कैसे जाती है। तो ऑब्वियसली हम पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, मतलब अपने बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो वी हैव सीन, हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है कि जो ब्लड होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडीज। ठीक है, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्लास 9th में हमने ये भी पढ़ा है कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। देखो, फ्लूइड मतलब होता है जो फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से ऑब्वियसली कनेक्ट करता है। जैसे मान लो किडनी से कोई चीज़ लेके जानी है, मतलब किडनी की तरफ लेके जानी है लीवर से कोई चीज़, ठीक है, तो कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। इसलिए उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड के अंदर दो चीज़ें मिलती है, एक प्लाज्मा मिलता है जो कि फ्लूइड मीडियम है, और ब्लड सेल्स जिसके अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। ऐसा रहता है ना। देखो, ये है ब्लड, ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा, और इधर क्या है? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें तो क्या आ जाते हैं आपको? तीन, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मुझे बताना कि आर बी सी, डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? साइट 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 करके है इनका नाम ना, तो वो क्या है प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर देखूंगा उस कमेंट को। ठीक है, चलो। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड करता है। प्लाज्मा फूड का और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्यों होता है। तो इससे पहले हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और प्लाज्मा में लार्ज अमाउंट में वाटर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिड होता है रेड ब्लड सेल से, आरबीसी कैरी करते हैं इसको, हीमोग्लोबिन रहता है ना। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, तो ब्लड के थ्रू सॉल्ट का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन, तो हमें क्या चाहिए? ब्लड को पंप करने के लिए क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल सके। और साथ में क्या चाहिए? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए, जिसके थ्रू क्या होता है? इस ट्यूब के थ्रू ये जो ब्लड है ये जा सके सारे टिश्यूज में। ठीक है, एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज। और एक सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि अगर ये जो नेटवर्क है, मतलब ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, इनमें अगर कहीं पे डैमेज आ जाएगा तो इसको रिपेयर करने के लिए भी यहाँ पे कोई सिस्टम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हमने एक पेज खत्म किया अभी। अब हम इस पे आते हैं दूसरे पे, जिसमें हमें मेनली इंपॉर्टेंट पढ़ना है अवर पंप के बारे में, जिसे बोलते हैं हार्ट। हार्ट मतलब अपना दिल के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है विच इज बिग एज अवर फिस्ट। ठीक है, हमारी फिस्ट की जितना ही होता है इसका साइज, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब देखो, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ये दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं? लंग्स, वो हार्ट में जा रहे हैं। तो हार्ट में क्या है? इनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो मिक्सिंग नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे हार्ट इस तरीके से हमारा बना रहता है कि उसमें अलग अलग चैम्बर्स रहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हार्ट में चार, हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर मतलब 4 स्पेस होंगे। एक, ठीक है, 2 ये ले लेते हैं, तीसरा और चौथा। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर के 1 और 2 हैं इन्हें बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे के जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये हो गए वेंट्रिकल्स। और लेफ्ट और राइट साइड के हिसाब से हो जाता है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना आपको कि जो राइट साइड है, राइट साइड ये वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसमें ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यहाँ पे नीले कलर से दिखा रखा है ना ये सारा, इस साइड का, तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब ये कौन सा ब्लड आ रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। और जो इस तरफ है ये 2 और 4 में, 2 और 4 मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये दोनों, ये ब्लड जो है ये सेपरेटेड है, मतलब मिल नहीं रहे हैं। किसकी वजह से, बीच में एक डिवाइडिंग वॉल है जिसे बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट है, मिटा देता हूँ यार पहले, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट एट्रियम, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो हैं ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं किसकी मदद से, एक डिवाइडिंग वॉल जिसे बोलते हैं एट्रियम, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। चलो अब इसको हमें डिटेल में थोड़ा सा समझना है कि कैसे हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड की, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। ब्लड ये आया, ये ब्लड आया यहाँ से और यहाँ से ब्लड आया, ठीक है। किसके थ्रू आया, वेना कावा के थ्रू। देखो वेना कावा, अच्छा रुको यार, रुको। देखो पहले तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, आर्टरी है और वेन है। आर्टरी क्या होती है, जैसे हार्ट है, आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, ठीक है। आर्टरी वो होती है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, और वेन होती है जो हार्ट की तरफ लेके आती है। सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये वेना कावा क्या कर रहा है, ब्लड को कहाँ लेके आ रहा है, हार्ट की तरफ लेके आ रहा है। तो हार्ट की तरफ लेके आ रहा है तो क्या होगा, ये वेन। तो वेना कावा एक वेन हो गई, ठीक है। और ये अपर बॉडी, मतलब ये हार्ट है, इसकी ऊपर की जितनी भी बॉडी है ये यहाँ से ब्लड को लेके आ रही है, वेना कावा। तो जो ऊपर वाली वेना कावा है उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और एक दूसरी वेना कावा है, ये देखो, फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये यहाँ से हार्ट यहाँ है तो लोअर बॉडी से ब्लड को लेके जाती है, तो ये इन्फीरियर वेना कावा हो गई। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है, वेन है। और ये कैसे ब्लड को लेके आ रही है, मुझे पता है राइट साइड में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये CO2 वाला ब्लड है, इधर से और इधर से, ये CO2 वाला ब्लड यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया, ये राइट एट्रियम के अंदर आ गया, ठीक है। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। देखो हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब राइट एट्रियम जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, राइट एट्रियम के अंदर ये जो ब्लड यहाँ पे भरा हुआ है, ये प्रेशर की वजह से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से नीचे चले जाएगा, क्योंकि वो रास्ता उसको यहीं मिल रहा है। तो नीचे कहाँ चले गया, ये चले गया अपना राइट वेंट्रिकल में। तो ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। आ गया राइट वेंट्रिकल में। अच्छा अब यहाँ पे देखो इस तरफ को, रुको मैं दूसरे कलर, ये वाला पॉइंट देखना। इस पॉइंट पे एक वाल्व होता है, वाल्व क्या होता है, वाल्व एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ना यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का। मतलब समझो राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम ने ब्लड को राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड यहाँ से कहाँ गया, नीचे चले गया नीचे। तो यहाँ पे जब नीचे जा रहा है तो ये जो वाल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ना ऐसे रहते हैं तो ये खुल जाते हैं ऐसे, तो ब्लड ऊपर से राइट एट्रियम से कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ यूँ नीचे आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो ये खुल गए ताकि ब्लड नीचे आ सके। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जो राइट वेंट्रिकल है, कन्फ्यूजन नहीं हो रही ना, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ब्लड यहाँ से अब कहाँ जा रहा है, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब ये यहाँ से ब्लड यहाँ से इधर जा रहा है तो हो सकता है ये वापस चले जाए, क्योंकि रास्ता तो जहाँ से आया वहाँ जा सकता है ना, क्योंकि रास्ता है, बट वो नहीं जाता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो जैसे ही ब्लड ऊपर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ठीक है, बट अगर वापस जाना होगा तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं वाल्व। तो इसलिए बोलते हैं कि जो वाल्व होते हैं एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से नीचे आ जाएगा, उसके बाद ब्लड यहाँ से गया इधर लंग्स में चले गया, ठीक है। आई होप यार आप समझ रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया
ठीक है। तो आप ना ऐसे टक 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 करके 10-20 मिनट 10-20 सेकेंड आगे बढ़ा देना, क्योंकि मैं जस्ट एक बार शुरू से बोल रहा हूँ चीज़ों को ना, ठीक है। देखो ये इधर है ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ऊपर की बॉडी पार्ट से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आया। लोअर बॉडी पार्ट से भी क्या हुआ, वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, यहाँ सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जमा हो गया। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड यहाँ से कहाँ गया, नीचे चले गया। ब्लड जब नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एक वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे आ गया। किधर आ गया, राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड जमा हो गया। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से निकल के देखो इधर जा रहा है। अब हो सकता है ये ब्लड वापस भी चले जाए, बट वापस नहीं जाता, क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे ब्लड वापस नहीं जाएगा। तो इधर चले गया, ठीक है, यही बताना था फटाफट से। अब देखो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को, जो ये ब्लड बाहर आ रहा है, ये वाला ब्लड जो ये ऐसे करके राइट वेंट्रिकल से बाहर आ रहा है ना ब्लड, तो ये बाहर आ रहा मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा, अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है तो क्या होती है, आर्टरी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आर्टरी लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। और कौन सा ब्लड लेके जा रही है, CO2 वाला ब्लड। तो ये गया CO2 वाला ब्लड लंग्स में। अब आपको पता है लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट है, एल्वेलाई में क्या होगा, जो ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वेलाई को मिल जाएगी, और एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को मिल जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो CO2 वाला ब्लड था वो चेंज होके क्या हो जाएगा, O2 वाला ब्लड, ठीक है। यहाँ से CO2 वाला ब्लड गया, CO2 को किसने ले लिया, एल्वेलाई ने ले लिया, और एल्वेलाई ने अपनी ऑक्सीजन उस ब्लड को दे दी, तो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वापस ये ब्लड आया, अब वापस आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा, तो कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है। तो इधर को लेके आ गया। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही वाल्व है, जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड था, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है। तो जब ब्लड यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये वाल्व खुल जाएगा, ठीक है ना, ब्लड वॉल्व जो है वो खुल जाएगा, तो ब्लड जो है नीचे आ जाएगा यहाँ। और फिर यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये देखो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, यहाँ पूरी बॉडी में फैल जाएगा फिर ब्लड। तो एओर्टा से क्या हो रहा, एओर्टा क्या है, आर्टरी या वेन, खुद ही बताना आप है, ठीक है, बहुत आसान है यार। अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जा रहा तो ऑब्वियसली आर्टरी ही होगा, ठीक है। तो बड़ी आर्टरी है, ये ब्लड बॉडी में पहुंचा देती है ब्लड को, ठीक। अब वही है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है ब्लड वापस जाए, बट वापस नहीं जाता, क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, यही हम अपने को समझना था इसमें कि कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे हुई ना। तो एक बार आप लोग जो है इसको वो करना, रिकॉल करना कि क्या से क्या क्या हुआ। वैसे मैं जस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड लूँगा, ठीक है। सुपीरियर देखो फटाफट से हैं, अगर समझ में आ गया तो स्किप कर देना यार, आगे बढ़ जाना। देखो यहाँ पे क्या है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इधर अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, CO2 वाला ब्लड यहाँ आ गया। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा, ब्लड यहाँ नीचे गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में CO2 वाला ब्लड गया, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और CO2 वाला ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाएगा। और फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में किसकी वाल जो है, वॉल वो मोटी है, ऑब्वियसली किसकी है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मोटी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत स्ट्रांगली ब्लड को पंप करना है, बहुत तेजी से ब्लड को पंप करना है। तो वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग, उसकी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो बड़ी रहती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में फैलेगा ना ब्लड एओर्टा के थ्रू, तो बहुत तेजी से उसे धक्का देना है, इसलिए वो उतनी मोटी होती है, ठीक है। तो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। यही था यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट्स कलेक्टिंग दिस ब्लड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। It then contract while the next chamber
लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड। हाँ ठीक है, देखो जब भी कोई भी चैम्बर ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है ना, जब भी कोई भी चैम्बर ब्लड को रिसीव करता है तो वो क्या करेगा, रिलैक्स होगा, ऐसे ऐसे रिलैक्स रहेगा जब वो किसी ब्लड को रिसीव कर रहा है, और जब ब्लड को छोड़ रहा है आगे को तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली सीधी बात है। तो उसने बोला भी यही कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या कर रहा है, देखो रिलैक्स कर रहा है। कब, जब उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, लिखा है ना लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जो ये वाला है चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कैसा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा ताकि उसके अंदर ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे आ सके। तो यही रहता है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इट पंप आउट ऑफ द बॉडी। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड को बॉडी में छोड़ देता है। Deoxygenated blood come from the body to the upper chamber on the right atrium. Deoxygenated blood from the body to the upper chamber on the right atrium as it expand. तो ये right atrium जो है expand करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, blood मिल जाएगा, अंदर चल जाएगा blood, है ना। As right atrium contract करेगा तो क्या होगा, जो नीचे वाला चैम्बर है ये राइट वेंट्रिकल, ये डायलेट करेगा जिससे इसके अंदर ब्लड आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट लिखा हुआ है। दिस ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, यहाँ ब्लड आ जाएगा, विच इन टर्न परमिट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और यहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स में चले जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर वॉल देन द एट्रिया। तो एट्रिया के कंपेयर में, ये एट्रिया तो यहीं पे, एट्रिया के कंपेयर में जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा मस्कुलर होती है, ज़्यादा मोटी होती है ये वॉल, ये ठीक है। और एट्रिया की तो बहुत पतली रहती है, इसकी बहुत पतली रहती है क्योंकि उसको तो ब्लड यहाँ से सिर्फ यहाँ छोड़ना है। और लेफ्ट और राइट में भी किसकी ज़्यादा होती है, लेफ्ट की ज़्यादा मोटी होती है। वाल्व एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे वॉल मैंने बताया था ना आपको, इन वॉल की वजह से क्या होता है, बैक फ्लो नहीं होता है ब्लड का, ठीक है। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे। अब है ऑक्सीजन एंटरिंग द ब्लड इन द लंग्स, वही है, सेम वही है। सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो आपने देखा है लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में सेपरेटेड रहते हैं बिकॉज बीच में एक डिवाइडिंग वॉल होती है जिसे बोलते हैं सेप्टा, ठीक है, और वो जरूरी होता है ताकि मिक्स ना हो जाए ब्लड। सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब जब डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि उससे प्रॉपरली जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। तो उन एनिमल में तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि उनमें फिर क्या होगा, ब्लड मिक्स नहीं होगा और प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो प्रॉपरली एनर्जी बनेगी क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बेसिकली हम तो वार्म ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड में क्या होगा, आसपास का जो टेम्परेचर होगा वही उनकी बॉडी का हो जाएगा। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का कितना चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम। 3 चैम्बर होने से नुकसान क्या है, इनमें मिक्सिंग हो जाती है थोड़ी बहुत। तो देखो ये है 3 चैम्बर्ड हार्ट का डायग्राम, ये राइट एट्रियम है, ये सॉरी हाँ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से आएगा, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, लंग से आएगा। यहाँ से दोनों से ब्लड कहाँ आ गया, एक सिंगल वेंट्रिकल में, देख रहे हो ना, ये एक राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर हो गए, 3 चैम्बर हो गए। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो मिक्स हो गया, देखो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट में होता है। फिशेज ऑन द अदर हैंड, फिश में तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये ब्लड आया यहाँ से,
एट्रिया में आया, एट्रिया से वेंट्रिकल, ये एट्रिया कितना है 1, वेंट्रिकल कितना है 1, तो कितने चैम्बर हुए 2 चैम्बर। यहाँ से ब्लड फिर ये आगे बढ़ गया कहाँ, गिल्स में पहुँच गया। ठीक है, गिल्स में क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा और फिर वहीं से पूरी बॉडी में चले जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड एक ही बार जा रहा है, यहाँ से आया ब्लड, यहाँ गया और फिर गिल्स मिले और गिल्स के थ्रू आगे निकल गया। ठीक है, ऑक्सीजनेट हो गया निकल गया, वापस नहीं आया ना ब्लड। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 साइकिल ऑफ पैसेज हो रहा है थ्रू द बॉडी। मतलब जो हार्ट है उसके अंदर एक ही बार ब्लड गया 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 गया, निकला, गिल्स के थ्रू गया और गिल्स से ही वापस चले गया पूरी बॉडी में, तो एक ही बार सर्कुलेट किया, इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो हम लोगों में होता है डबल सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है। देखो समझना है कि होता क्या है, मतलब लिखना तो वो बाद में है, बट पहले आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। देखो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या, एक बार ब्लड यहाँ आया, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से अब देखो बाहर निकल गया, ये एक सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस आया, देखो फिर वापस आया, फिर सर्कुलेट किया और फिर पूरी बॉडी में गया, तो 2 बार सर्कुलेट किया ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमंस में होता है, मतलब वर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा मोर टू नो है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर वो होता है कि जो ब्लड एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे ये कोई आर्टरी है, इस आर्टरी में ब्लड जा रहा है, तो ये ब्लड क्या करेगा, जब जा रहा है फ्लो कर रहा है, तो ये एक प्रेशर मार रहा है इसकी वॉल पे। ठीक है ना, ब्लड जो है ये ब्लड वेसल की वॉल पे जो प्रेशर मारता है, इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और प्रेशर जो होता है आर्टरीज में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन, और प्रेशर हमारे ब्लड का इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल प्रेशर। हाँ ठीक है, देखो इस वर्ड को ध्यान रखना, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है, ये हार्ट है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स कर रहा है उसे बोलते हैं डायस्टोल। अब आप खुद ही समझो, जब हार्ट ब्लड को ऐसे पंप करेगा ऐसे, तो ब्लड तेजी से जाएगा, जब वो ब्लड तेजी से जाएगा तो वो ब्लड वेसल की वॉल पे भी क्या है, ज़्यादा प्रेशर मारेगा, है ना। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड तेजी से निकलेगा तो वो ब्लड वेसल्स पे भी ज़्यादा प्रेशर मारेगा। तो सिस्टोल के टाइम पे ब्लड प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा, और डायस्टोल क्या है, ऐसे रिलैक्स हो रहा, तो रिलैक्स हो रहा तो प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे डायस्टोल पे कम रहता है। ठीक है, ओके। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120 mmHg और 80 mmHg रहता है, तो 120/80 ऐसे लिखते हैं, mmHg। 120 ज़्यादा है, तो ये कौन सा प्रेशर है, सिस्टोल वाला, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, और 80 क्या है, कम है, तो ये क्या है, डायस्टोल वाला। mmHg क्यों लिखा है, Hg क्या है, मरकरी है, mm क्या है, वो नापने का, जो डिस्टेंस नापने का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आपने एक डिवाइस देखा होगा जिसे बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, उसमें ऐसे करके ये ऐसे करके बना रहता है, ऐसे 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 इसमें रहता है, तो इसमें क्या है, मरकरी ऐसे भरा हुआ रहता है इसमें। तो अगर मरकरी 120 तक गया तो हम यहाँ पे नाप देंगे, अच्छा 120। फिर उसमें डायस्टोल के टाइम पे अगर वो 80 तक गया तो हम नाप लेंगे, अच्छा 80 तक गया। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अब यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर नापने के लिए सिंपल सा क्या है, ये रहा, ये एक आर्टरी है, इस पर क्या किया, ऐसे टाइट कर देते हैं, ये देखा होगा आपने। ठीक है, तो इतना टाइट कर देते हैं कि आर्टरी क्लोज हो जाती है, देखो यहाँ ब्लड आगे निकलना बंद हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको ढीला करते हैं, इसको क्या करते हैं, ढीला, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हल्का हल्का ब्लड बाहर आने लग जाता है। तो जो ब्लड बाहर आ रहा है इसकी आवाज़ सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप लगा के ऐसे। ठीक है, उस टाइम पे एक प्रेशर नाप लेते हैं। फिर एक बार जब हम उसे छोड़ देते हैं थोड़ा, तो क्या होगा, इधर ये सटैक करके ब्लड जो है नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ये साउंड स्टॉप हो गई ना, जो ब्लड की फ्लो की यहाँ पे साउंड आ रही थी, वो कौन सा फिर प्रेशर हो जाएगा, डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक नाप लेंगे इस तरीके से, तो सिस्टोल डायस्टोल ऐसे नाप लेते हैं। स्फेग्मोमैनोमीटर तो है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और ये इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स। ये आर्टरीज है ना, आर्टरीज की ब्रांचेस को बोलते हैं आर्टेरियोल्स। उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन आता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट टू द फ्लो। ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड वहाँ पे रेजिस्ट करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग।
अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो आर्टरीज ब्रेक हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। आते हैं ट्यूब्स के बारे में। ट्यूब्स क्या है? ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हमें पता है, टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, ऑर्गन्स में लेके जाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। देखो आपको पता है आर्टरीज जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है, तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर जाएगा ब्लड, किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसलिए आर्टरीज बर्स्ट ना हो जाएं इतने हाई ब्लड प्रेशर से। तो आर्टरी की वॉल कैसी रहेगी? थिक, मोटी रहेगी, और साथ में इलास्टिक भी रहेगी। मतलब अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ऐसे भी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। अब वेन्स क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट तक लेके आता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। इसमें थिक वॉल की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहता है। इंस्टेड दे हैव वाल्व दैट एंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब इसमें एक वाल्व रहता है। देखो आर्टरीज के अंदर तो ब्लड प्रेशर ऐसे ज़्यादा रहता है तो ब्लड सीधे जाएगा, वापस नहीं आ सकता, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जाना है उसको। बट वेन के अंदर ब्लड बहुत धीरे धीरे जाता है, तो हो सकता है वो वापस आने लग जाए, है ना, बैक फ्लो होने लग जाए। तो बैक फ्लो ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वाल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो ब्लड इधर को जा रहा है, अभी ये ऐसे ऐसे, तो ब्लड इधर को जा रहा तो आराम से निकल जाएगा, वाल्व्स ओपन रहेगी। बट जैसे ये वापस आएगा तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर ब्लड वापस आने लगेगा तो वाल्व्स बंद हो जाएगी और ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यूज, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉल एंड स्मॉल वेसल्स टू ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल्स। द स्मॉलर वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन थिक सेल्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो देखो जैसे आर्टरीज है, आर्टरी जैसी टिश्यूज या किसी ऑर्गन पे पहुंचेगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। आर्टरी है, फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आर्टरी छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगी, हो गई छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक। फिर ये कैपिलरीज मिलेगी और क्या बन जाएगी? वेन। वेन क्या करेगी? ब्लड को हार्ट की तरफ लेके चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला। ये वाला कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड CO2 वाला। तो वैसे होगा। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। अब ये जो यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं, तो इस कैपिलरीज में जैसे यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, इस कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है ना, उससे क्रॉस कर जाएगी। और यहाँ पे जो सेल्स हैं उसमें CO2 प्रेजेंट है, CO2 यहाँ से आराम से इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का या अदर मटेरियल्स का कैपिलरीज के थ्रू, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल कैसी होती है? वन सेल थिक होती है, बहुत पतली होती है। कैपिलरीज ज्वाइन होने के बाद वेन्स बनाती है। देखो वेन्स बना दी इसने, और वेन्स क्या है? अवे फ्रॉम दी ऑर्गन और टिश्यूज टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाएगी ब्लड को। आता मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ये मैंने शुरू में पूछा था आपसे, ठीक है, इसको जरूर कमेंट करना। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम और ट्यूब डेवलप ए लीक। अब ये जो ब्लड वेसल है इसमें मान लो लीकेज हो जाए, तो लीकेज मतलब ब्लड लीक हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन जब इंजरी लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। नेचुरली क्या होता है? जो लॉस ऑफ ब्लड है फ्रॉम द सिस्टम हैज मिनिमाइज्ड, मतलब ब्लड जितना निकल रहा था धीरे धीरे रुक जाता है ब्लड। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स है ना वहाँ पे, अभी देखते हैं। इन एडिशन लीकिंग वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। अब ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड जा रहा है, मान लो ऐसे ब्लड लॉस होने लग जाएगा। ब्लड लॉस होने लग जाएगा तो क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। यहाँ ब्लड की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा ना, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी ऑर्गन्स को, ठीक है। तो पंपिंग सिस्टम को प्रॉब्लम होगी। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट्स। तो ब्लड में क्या है? प्लेटलेट्स होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे? जहाँ पे भी चोट लगी है वहाँ पे क्लॉट बना देंगे। क्लॉट ऐसे जाली की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड का फ्लो वहाँ पे रुक जाता है जो लॉस हो रहा है, ठीक है। देन लास्ट आता है अपना लिम्फ। तो देर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड और लिम्फ दो ऐसे फ्लूइड हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये आर्टरी है, आर्टरी से कैपिलरीज बनी, फिर ये कैपिलरीज जॉइन होने के बाद वेन बन गई। अब इन कैपिलरी में अगर आप देखो ऐसे, ये मान लो कैपिलरी है, इसके अंदर ये ब्लड जा रहा, ठीक है। तो कैपिलरी की वॉल बहुत पतली है, ये वॉल क्या है? बहुत ज़्यादा पतली है। तो ये जो ब्लड जा रहा है, ये ब्लड का कुछ पार्ट यहाँ से निकल जाता है, ऐसे बाहर ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ जमा हो जाता है इधर। और ये जमा कहाँ हुआ? टिश्यू में जमा हुआ। इधर चारों तरफ क्या है? टिश्यू। तो टिश्यू में ये फ्लूइड जमा हो गया जो ब्लड से निकला, तो इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। क्या बोल जाता है? टिश्यू फ्लूइड बोल जाता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं,
ये कैपिलरी वाला स्ट्रक्चर जो है ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ब्लड इसमें जा रहा, कैपिलरी की वाल बहुत पतली है तो कुछ ब्लड का लिक्विड जो है यहाँ से निकल करके कहाँ आ जाता है, टिश्यू में आ जाता है। तो टिश्यू में जो ये लिक्विड आया निकल के इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। और यही टिश्यू फ्लूइड जब बाद में लिम्फेटिक वेसल में जाता है, ठीक है ना, ये जो टिश्यू फ्लूइड है जब ये लिम्फेटिक वेसल में जाता है, जो लिम्फेटिक वेसल होती है, लिम्फेटिक वेसल में जब टिश्यू फ्लूइड जाता है तो उस टिश्यू फ्लूइड को तब बोला जाता है लिम्फ वेसल। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टिश्यू फ्लूइड जब यहाँ टिश्यू में प्रेजेंट है तो जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में जाएगा तो उसे लिम्फ बोला जाएगा। आ गया ना समझ में। दो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल, देखो कैपिलरी की वॉल में क्या प्रेजेंट है, पोर्स हैं, तो उसके क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स निकल जाते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस में टिश्यू में आ जाते हैं, तो इसे टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस। तो लिम्फ और देखो लिम्फ और ये ब्लड का प्लाज्मा ये सेम है, एक जैसे हैं, बट लेकिन क्या है, बट ये लिम्फ क्या है, कलरलेस है, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। लिम्फ, अच्छा लिम्फ के अंदर आरबीसी भी नहीं मिलता है, प्लाज्मा में तो मिलेगा ही। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, अब लिम्फ जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाएगा फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो दो सेल्स का ऐसे स्पेस है ना, यहाँ से ये निकल करके कहाँ चले जाएगा, टिश्यू फ्लूइड कहाँ है, या लिम्फेटिक वेसल में, विच जॉइंट टू फॉर्म लार्ज वेसल्स। और ये जो छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जॉइन होकर लिम्फेटिक वेसल बनाएगी और लिम्फेटिक वेसल फाइनली ओपन हो जाएगी लार्ज वेन्स में, ठीक है। फिर लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये जो लिम्फ है ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट का। आपने विलाय पढ़ा है, विलाय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाय, उसमें ना लैक्टियल्स होते हैं, तो वो लैक्टियल्स क्या होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, वो क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है, फैट का ट्रांसपोर्ट करती है इंटेस्टाइन से। और फाइनली जो ये लिम्फ है ना, लिम्फेटिक वेसल जो है जो लिम्फ को लेके जा रही है उसको लेके कहाँ जाती है, ब्लड में। तो लिम्फ बना कहाँ से था, ब्लड से ही बना था, और वापस पहुँचा कहाँ, ब्लड में ही पहुँच गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को तो यार शेयर ज़रूर करना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में प्रेजेंट हैं, क्लास 10th में हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।